गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ अक्षय पारिक। मैं आपको फिर कंटिन्यूएशन में न्यूट्रिशन का जो टॉपिक चल रहा था अपना फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, उसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा। प्रीवियस क्लास में हमने वाटर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी जो मैंने आपको समझा दी। आई होप आपको वो सब चीज़ें समझ आई हो। अगर आपको कोई भी टॉपिक या जो भी आपकी कंटेंट है उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में आगे का जो पोर्शन है वो अपन कंटिन्यू करते हैं। वैसे ओके, लेट्स स्टार्ट। मूवमेंट, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, फ्लूइड बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर, ये यहाँ तक मैंने फ्लूइड एंड बैलेंस तक मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। आज नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर। रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर का मीन्स होता है बॉडी के अंदर वाटर का रेगुलेशन होना। मतलब बॉडी सेल्फ वाटर का कैसे रेगुलेशन करेगी। रेगुलेशन मीन्स होम्योस्टेसिस। वाटर अगर कम है, ज़्यादा है, तो उसको कैसे बैलेंस करने की कोशिश करेगी। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होगी जिसके अंदर बॉडी में वाटर इनटेक को, प्रोसेस को बढ़ाएगी या वाटर जो एक्सक्रीट है उस प्रोसेस को बढ़ाएगी। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे एनी ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी। जब जब बॉडी के अंदर वाटर डिक्रीज होगा, वाटर डिक्रीज इन द सेंस ब्लड के अंदर वाटर कम होगा, तो उस टाइम पे बॉडी क्या करेगी, बॉडी डिक्रीज अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी का फ्लूइड, ब्लड के अंदर फ्लूइड कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम इन द बॉडी। ऑटोमेटिकली जब बॉडी के अंदर फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर फ्लूइड की कमी होगी तो डाइल्यूशनल हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। ठीक है। इंक्रीज्ड ब्लड ऑस्मोलैलिटी। ब्लड ऑस्मोलैलिटी से सीधा सा मतलब यहाँ ये है कि ब्लड की जो अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी रेदर देन फ्लूइड के। उसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी जो ऑस्मोलैरिटी है, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो फ्लूइड की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएगी, तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये वो कंडीशंस बताई गई हैं जिनमें बॉडी क्या करेगी, रेगुलेशन करने की कोशिश करेगी। एक तरीके से ये वो कंडीशंस है जिनमें बॉडी रेगुलेशन करेगी। डिक्रीज्ड सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। जब जब सर्कुलेटिंग जो ब्लड है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन सब कंडीशंस में क्या करेगी, बॉडी रेगुलेशन करने की कोशिश करेगी वाटर का। तो इसके रिजल्ट में ये जब सब चीज़ें होंगी, जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं 1, 2, 3, 4, इन कंडीशंस में अगर बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी उसको कैसे ट्रीट करेगी, उसका रिजल्ट इन मतलब कैसे उसको ट्रीट करेगी। सबसे पहले स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टार इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मो रिसेप्टार्स होते हैं जो बैरो रिसेप्टार्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो ब्लड के अंदर ऑस्मोलैलिटी को एक तरीके से वो सेंस कर लेते हैं, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी वो सेंस कर लेते हैं। अच्छा, ब्लड की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, एक बार मैंने आपको पहले बताया था। ब्लड की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होती है 280 to 310 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 280 से 310 के बीच में ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है। तो अगर ब्लड की ऑस्मोलैरिटी थोड़ी भी इंक्रीज़ हुई, जैसे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होती है तो रिज़ल्ट में क्या मिलता है, रिज़ल्ट में मिलता है सोडियम, अदर इलेक्ट्रोलाइट, ये सब की क्या हो जाती है, और ब्लड के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं वो ज़्यादा हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, बॉडी फ्लूइड के कंपैरिजन में। तो उस कंडीशन में स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टार्स इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टार्स क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिलीज ऑफ एडीएच फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये वैसे आपका जो पार्ट है वो बेसिकली एडीएच या फिर ग्लैंड वाला पार्ट एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि आपका शायद कंटिन्यूएशन में चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम।
तो रिलीज ऑफ एडीएच का मतलब है, अच्छा एडीएच एक तरह का हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, जो ब्रेन के अंदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, दो पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर। एंटीरियर बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, जीएच वगैरह और भी टीएसएच जितने भी हैं वो एंटीरियर करती है, लेकिन पोस्टीरियर केवल दो हार्मोन रिलीज करती है। इसमें फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड होता है एडीएच। एडीएच नाम से आपको पता लग रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब होता है एंटी मीन्स अगेंस्ट, डायूरेटिक मीन्स डायूरेसिस अपनी बॉडी में वो होते हैं या फिर डायूरेसिस वो एलिमेंट्स होते हैं जो यूरिन आउटपुट या बॉडी से फ्लूइड का एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं बाय द हेल्प ऑफ किडनी। यूरिन के अंदर डायूरेसिस करना मतलब यूरिन की अमाउंट बढ़ाना, डाई मतलब मोर या डबल, यूरेसिस मतलब यूरिन आउटपुट, जो यूरिन आउटपुट को डबल करते हैं। तो सीधा सा मतलब है एडीएच। एडीएच का मतलब हो गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो डायूरेटिक हार्मोन के अगेंस्ट में है। तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए डायूरेसिस का मतलब क्या है या डायूरेटिक का फंक्शन क्या है। डायूरेटिक का फंक्शन होता है बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालना, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हो रही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब है बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकले या एक्सक्रीशन होने से रोकना, दैट मीन्स रिटेंशन ऑफ बॉडी फ्लूइड या फिर यूरिन आउटपुट को कम करना। तो आप मेरे को ये बताएं, जब बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी होगी तो किडनी फ्लूइड रोकना चाहेगी या बाहर निकालना चाहेगी? किडनी क्या करेगी? रोकना चाहेगी ब्लड। अच्छा, ब्लड रोकने के लिए एक हार्मोन होता है पोस्टीरियर यूरिन में से फ्लूइड रोकने के लिए एक हार्मोन होता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, उसका नाम होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो किसके विरुद्ध काम करता है? वो काम करता है डायूरेसिस या फिर यूरिन आउटपुट जब ज़्यादा है उसको रोकने का काम करता है। जैसे ही वो उसे रोकेगा बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड का अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो जैसे ही बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी आती है, दो मैकेनिज्म मैंने आपको बताई, स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं रेदर देन रिलीज ऑफ एडीएच। एडीएच का रिलीज होता है कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो जाके फंक्शन कहाँ करता है? पीसीटी एंड डीसीटी। मैंने आपको समझाया था द मोस्ट पार्ट ऑफ वाटर एंड सोडियम आर रीएब्सॉर्ब्ड बाय द पीसीटी। तो जब वाटर और सोडियम का वापस से रीएब्सॉर्ब करवाना है तो एडीएच को भी कहाँ जाके वर्क करना पड़ेगा? पीसीटी पे और डीसीटी पे। तो एडीएच कहाँ जाके वर्क करेगा? पीसीटी और डीसीटी पे, और जितना भी वाटर और फ्लूइड है और सोडियम है उसको क्या करवाएगा? रीएब्सॉर्ब करवाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज थर्स्ट। इंक्रीज थर्स्ट का मतलब होता है जब भी आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी होती है तो ऑटोमेटिकली थर्स्ट जो सेंटर होता है, सबसे पहले स्टिमुलेशन ऑस्मो रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस, जैसे ये रिलीज हो गया तो उसी के दौरान थर्स्ट जो डिज़ायर है, जो थर्स्ट रिसेप्टर है वो भी क्या हो जाता है? स्टिमुलेट हो जाता है। और जो पर्सन होता है उसको एक फील होता है थर्स्ट का, डिज़ायर होती है पानी पीने के लिए, उसका जो ओरल म्यूकोसा है वो क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक। बॉडी वाटर इनटेक को कैसे कैसे रेगुलेट करती है? कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर वाटर इनटेक बॉडी कर लेती है या फिर बॉडी में वाटर इनटेक किया जाता है? द थर्स्ट मैकेनिज्म, इसमें लाइन टू लाइन देखें, द थर्स्ट मैकेनिज्म इज ट्रिगर्ड बाय ए डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी विच रिजल्ट इन ए ड्राई माउथ एंड एक्सिस्ट द हाइपोथैलेमस थर्स्ट सेंटर। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस की। जैसे ही ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक, जैसे ही ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, आप पानी पिएंगे, पानी पीने के बाद क्या होगा? ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे डिक्रीज होगी विच रिजल्ट इन ए ड्राई माउथ एंड एग्जिस्ट द हाइपोथैलेमस थर्स्ट सेंटर, जो कि ड्राई माउथ से है रिलेटेड थी। उसके बाद पीने के बाद में जो हाइपोथैलेमस का थर्स्ट सेंटर है वो क्या हो जाता है? वापस से इनएक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट, थर्स्ट इज क्वेंचड एज द
म्यूकोजा ऑफ द माउथ इज मॉइस्टेंड एंड कंटिन्यूज विद डिस्टेंशन ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। जैसे ही आप पानी पी लेते हैं उसके बाद में आपकी जो ओरल म्यूकोजा है वो मॉइस्चर हो जाती है, स्टमक डिस्टेंडेड और इंटेस्टाइन डिस्टेंडेड हो जाती है, और जो हाइपोथैलेमस से थर्स्ट सेंटर ट्रिगर्ड हो रहा था, जो थर्स्ट के लिए ट्रिगर्ड हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेशन उसका रुक जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, दो चीज़ें हुई। ऊपर वाली लाइन में ये चीज़ बताई गई है कि जैसे ही बॉडी के अंदर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होती है उस टाइम पे क्या होता है, थर्स्ट वगैरह, थर्स्ट लगती है, ऑस्मोलैरिटी रिसेप्टर सेंटर, हाइपोथैलेमस सेंटर एक्टिवेट होता है। उसके बाद में जैसे ही आप पानी पीते हैं वापस से ब्लड की ठीक होती है। उसके बाद में स्टमक और इंटेस्टाइन का डिस्टेंशन होता है, ओरल म्यूकोजा मॉइस्चर हो जाती है। उसके बाद में वापस से वो ट्रिगर जोन है वो शांत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, रेगुलेशन ऑफ वाटर आउटपुट। वाटर का कैसे कैसे आउटपुट का रेगुलेशन होता है। ड्रिंकिंग इज नेसेसरी सिंस देयर इज ऑब्लिगेटरी वाटर लॉस ड्यू टू द इनसेंसिबल वाटर लॉस। हमें पता भी नहीं लगता आउटपुट, बॉडी में जो आउटपुट है वो रेस्पिरेशन के थ्रू, प्रस्पिरेशन के थ्रू और स्वेट के थ्रू और टीयर्स के थ्रू हो जाता है। तो इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है। और इसी के अलावा आप जितना वाटर इनटेक कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स अमाउंट कि नहीं रोज़ 1500 ml ही वाटर आउटपुट आप या जो यूरिन आउटपुट है आप करेंगे। अकॉर्डिंग टू इनटेक, आपने 2000 ml पानी पिया है तो आप उस अकॉर्डिंग आप यूरिन आउटपुट करेंगे और वाटर का लॉस करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में यही बताया गया है। इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। अच्छा, एडीएच क्या होता है, एक तरह का हार्मोन होता है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, सेम चीज़ है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब इन द रीनल कलेक्टिंग डक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू एडीएच रिलीज। कहने का मतलब है वो अमाउंट जो आपने रीनल ट्यूब्यूल्स को रीएब्सॉर्ब करने के लिए दिया है वो कौन करवा रहा है, एडीएच। या किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, एडीएच। एडीएच बढ़ा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा। क्या एडीएच कम हुआ, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कम हुआ। मतलब एडीएच अपनी बॉडी के अंदर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्पफुल होता है। बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन, मैं आपको एक नाम और पूछूं, वाटर रिटेंशन हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। मुझे पानी को रोकना है बॉडी के अंदर, तो कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा, एडीएच। नेक्स्ट है, व्हेन एडीएच लेवल आर लो most water in the collecting ducts is not absorbed, resulting in large quantities of dilute urine। सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको बात ऊपर बोली, ये जस्ट उसकी उल्टी बात है। कहने का मतलब ये है, जैसे ही एडीएच का लेवल कम होगा बॉडी के अंदर वाटर का रिटेंशन नहीं होगा, बॉडी से वाटर यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। और अगर यूरिन के थ्रू ज़्यादा वाटर बाहर निकलेगा तो यूरिन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट। कंसंट्रेशन होगा या डाइल्यूट यूरिन होगा। नेक्स्ट है, व्हेन एडीएच लेवल आर हाई फिल्टर वाटर इज रीएब्सॉर्ब्ड रिजल्टिंग इन ए लोअर वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। ये बात आ गई। जैसे ही एडीएच का लेवल हाई होगा तो क्या होगा, इसके रिजल्ट में जो यूरिन है उसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। जो यूरिन है वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। नेक्स्ट है, एडीएच सिक्रेशन इज प्रोमोटेड और इनहिबिटेड बाय द हाइपोथैलेमस इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, लार्ज चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर और वेस्कुलर बैरो रिसेप्टर। ये बात मैंने आपको पहले समझा दी। एडीएच किस किस पे डिपेंड करेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन डिपेंड्स करेगा बॉडी फ्लूइड पे। आपकी बॉडी में कितना फ्लूइड है, अगर फ्लूइड रोकने की ज़रूरत है, रेगुलेशन करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली एडीएच हार्मोन एक्टिव होंगे और एक्टिव होने के बाद में वो वाटर और सोडियम का रिटेंशन करेगा। दूसरी चीज़ इसमें बताई गई है ब्लड वॉल्यूम के आधार पे। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो एडीएच का लेवल कम होगा, अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो एडीएच क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसको रिटेंशन करने के लिए। और वेस्कुलर बैरो रिसेप्टर्स जो लगे होते हैं वेसल्स के अंदर, अओर्टा के अंदर, वो कैरोटिड आर्टरी के अंदर, वो क्या चेक करते हैं, वो ब्लड प्रेशर को मेज़र करने का काम करते हैं। उसी के साथ साथ वो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को भी मेज़र करने का काम करते हैं। तो वो ब्रेन के पास मैसेज भेजते हैं और उसके हिसाब से जो एडीएच है वो कंट्रोल होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लूइड बैलेंस। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे फ्लूइड के अंदर बैलेंस या फिर जो फ्लूइड की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी के अंदर।
अगर फ्लूइड कम हो गया बॉडी के अंदर, अगर फ्लूइड कम हुआ, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, तो दो कंडीशंस जनरेट होती है, हाइपोवॉलेमिया एंड डिहाइड्रेशन। हाइपोवॉलेमिया मीन्स, हाइपो मीन्स कम, वॉलेमी मीन्स वॉलेमी। वॉलेमी एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है वॉल्यूम से, और ईमिया वर्ड इज डायरेक्टली डिनोट टू द ब्लड। तो नाम से पता लग रहा है, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाइपोवॉलेमिया मीन्स कमी किसकी, ब्लड की, ठीक है। हाइपोवॉलेमिया या फिर ब्लड के अंदर वॉल्यूम की कमी होना, ब्लड के अंदर वॉल्यूम की कमी होना इन द सेंस ब्लड के अंदर प्लाज्मा की कमी, ब्लड में कमी। हाइपोवॉलेमिया उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें फ्लूइड की कमी होती है। आप ये नहीं कह सकते ब्लड में आरबीसी की कमी, डब्ल्यूबीसी की कमी या सेल्स की कमी को आप हाइपोवॉलेमिया नहीं कह सकते। ब्लड में फ्लूइड की कमी होना हाइपोवॉलेमिया कहलाता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, जो आप सभी को पता है। अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाता है, उस कंडीशन में कौन कौन सी चीज़ होती है, हाइपरवॉलेमिया और वाटर इंटॉक्सिकेशन। हाइपरवॉलेमिया इज द अपोजिट ऑफ हाइपोवॉलेमिया। जैसे ही आपका फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है वाटर इंटॉक्सिकेशन। वाटर इंटॉक्सिकेशन एक बहुत बड़ी टर्म है। वाटर इंटॉक्सिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक दिन ज़्यादा पानी पी लिया तो आपको वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सुने, वाटर इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है लंबे समय तक या फिर लंबे टाइम से आप वाटर की जो मात्रा है या इनटेक में जो वाटर की मात्रा है, या फिर आपको कोई आईवी फ्लूइड लगाया जा रहा है उसमें जो वाटर की मात्रा है या फ्लूइड की मात्रा है वो लंबे समय से अगर ज़्यादा है, जब इनिशियल स्टेज होती है तब तो बॉडी उसको कवर करने की कोशिश करती है। जैसे आज आपने 3 लीटर पानी पी लिया तो आज आपको अचानक से वाटर इंटॉक्सिकेशन होगा? नहीं, आपको आज बिल्कुल वाटर इंटॉक्सिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी बॉडी ने उस वाटर को अडेप्ट किया और रेगुलेशन करने का काम किया। आपकी बॉडी ने रेगुलेशन करके यूरिन आउटपुट से उस एक्सेसिव वाटर को बाहर निकाल दिया। लेकिन आप अगर लंबे समय तक यही चीज़ दोहराएंगे, उस समय क्या होगा, आपकी किडनी भी एक समय तक काम करेगी, उसके बाद में जवाब दे देगी। एडीएच हार्मोन भी काम करे, एडीएच को लगेगा मेरा कोई काम ही नहीं है। एडीएच का क्या काम होता है? एडीएच का क्या काम होता है? वाटर को रोकना। अभी ज़रूरत नहीं है बॉडी के अंदर वाटर को रोकने की। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो। आप अगर ज़्यादा पानी पिएंगे, एडीएच को लगेगा मुझे कोई काम नहीं है या मेरा कोई काम है ही नहीं। अगर लंबे समय तक ये चीज़ चलती रहेगी तो एडीएच अपना फंक्शन करना भूल जाएगा इन द सेंस वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। देन ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी और वाटर का इंटॉक्सिकेशन मतलब बॉडी के अंदर वाटर का रिटेंशन होना स्टार्ट होगा। फोर्सफुली रिटेंशन जिसको बोलते हैं, वो स्किन के नीचे बीनीथ द स्किन, जिसको आप एडिमा बोलते हो, पिटिंग एडिमा। स्वेलिंग होगी, फेस पे पफीनेस आना स्टार्ट होगी, फेस में स्वेलिंग होने लग जाएगी। पिटिंग एडिमा मीन्स जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक गड्ढा हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी स्टार्ट होंगे। सोडियम वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जितने भी हैं वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट होंगे जब वाटर का एक्सेसिव ज़्यादा आप इनटेक करेंगे। उसके अलावा हार्ट पे लोड पड़ेगा, किडनी पे लोड पड़ेगा और भी अदर सिस्टम है उन पे लोड पड़ेगा। धीरे धीरे जब ये कंडीशन लंबे समय तक रहेगी तब उस कंडीशन को अपन बोलते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब है, अभी मैंने आपको बताया, अगर आप फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, आपने अगर ज़्यादा फ्लूइड ले लिया तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि वो डाइल्यूजन हो जाता है। दूसरा, अगर आपने वाटर कम लिया तो भी वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, मैंने एक बीकर के अंदर 1 लीटर पानी लिया, उसमें 20 ग्राम चीनी मिलाई, दूसरे फिर 1 लीटर पानी लिया और 20 ग्राम चीनी मिलाई। अब की बार मैंने 1 लीटर पानी की जगह 1.5 लीटर पानी कर दिया, क्या वो सॉल्यूशन उतना ही मीठा रहेगा जितना 1 लीटर में था? जी नहीं। तो क्या होगा, जब भी वाटर ज़्यादा होता है तो उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे और उसकी इफेक्टिवनेस या उन कंटेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। दैट्स इसी सेम तरीके से जब भी बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली भले ही सोडियम अपने नॉर्मल लेवल पे था, लेकिन डाइल्यूशन के कारण या फिर वॉल्यूम बढ़ने के कारण वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया या फिर डाइल्यूशनल हाइपोकैलेमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया, ये बोलते हैं।
सेम अपोजिट चीज़, अगर 1 लीटर पानी है उसमें 20 ग्राम मैंने चीनी मिलाई, वो सफिशिएंट चीनी थी उसके लिए, लेकिन अब की बार मैंने वाटर 800 ml कर दिया, चीनी 20 ग्राम है उसके अंदर, तो क्या होगा, पानी मीठा हो जाएगा ज़्यादा। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर वॉल्यूम कम हुआ तो ऑटोमेटिकली जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, भले ही वो नॉर्मल रेंज में हो। ठीक है, तो एक वाटर रेगुलेशन होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डेफिशिट और एक्सेस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रोलाइट, कम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट है एसिड बेस इम्बैलेंस, एसिड बेस का क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग फ्लूइड बैलेंस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्लूइड बैलेंस को अफेक्ट करते हैं या फिर अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड के इनटेक को, आउटपुट को, या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एडल्ट में अलग होता है, इन्फेंट में अलग होता है, सबका अलग अलग फ्लूइड का वॉल्यूम होता है, सबका इनटेक अलग अलग होता है, उसी हिसाब से सब में जो फ्लूइड का बैलेंस है वो अलग अलग कंडीशन से होता है। सबसे पहले इसके अंदर बताया गया है लाइफस्टाइल फैक्टर, न्यूट्रिशनल, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें एक मॉडिफिकेशन पे डिपेंड करती है, लाइफ को आप कैसे मॉडिफाई कर रखा है, न्यूट्रिशन पे, एक्सरसाइज, स्ट्रेस। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस है, ज़्यादा एक्सरसाइज ले रहे हैं तो आप में फ्लूइड की क्या होगी, कमी होगी। न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, कोई टाइप का आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे इन जितने भी सिस्टम है इसमें से किसी भी सिस्टम की आपको या फिर जो पर्सन होता है उसको प्रॉब्लम है या बीमारी है, लंबे समय से क्रोनिक बीमारी चलती आ रही है, जैसे कार्डियक की, रेस्पिरेटरी की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, रीनल की, तो उसमें क्या होता है, फ्लूइड का इम्बैलेंस होता है। जैसे रीनल की लंबे समय से रीनल फेलियर है, तो कहने का मतलब किडनी अच्छे से फ्लूइड का फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, फ्लूइड धीरे धीरे बॉडी में रिटेंशन हो रहा है, फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब कंडीशंस होती हैं जो किसको इफेक्ट करती है, फ्लूइड को इफेक्ट करती है। रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो गई, जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो बॉडी में फ्लूइड की कमी कर देती है। क्यों? क्योंकि फीवर आता है, फीवर से फ्लूइड में जो बॉडी फ्लूइड होता है वो कम होता है। नेक्स्ट डेवलपमेंटल फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंटल का मतलब होता है कि ग्रोइंग एज के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो होता है बच्चा या फिर जैसे ह्यूमन बीइंग ग्रो होता है धीरे धीरे, उसमें अलग अलग एज पे अलग अलग फ्लूइड की डिमांड होती है, बॉडी फ्लूइड की। तो इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फ्लूइड डाइट। जैसे वीनिंग हो गया, वीनिंग में भी अपन ज़्यादा फ्लूइड डाइट देते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, तो इनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं फ्लूइड डेफिशिएंसी के, क्योंकि पूरी बॉडी फ्लूइड पे डिपेंड होती है, डिहाइड्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडोलसेंट, मिडिल एज वाले जो पर्सन होते हैं, हेवी वर्कर्स होते हैं, उनके अंदर डिहाइड्रेशन के कारण हो सकते हैं। ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, इनमें डिहाइड्रेशन या फिर ओवर एक्सेस इंटॉक्सिकेशन के कारण हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्लूइड को। सर्जरी के अंदर फ्लूइड डेफिशिएट हो सकता है, जैसे कार्डियक सर्जरी वगैरह चल रही है उसके अंदर डेफिशिएट हो सकता है। कीमोथेरेपी चलती हैं, मेडिकेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंट्यूबेशन वगैरह चल रहा है, जैसे किसी के स्टमक के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के अंदर कोलोस्टोमी किया हुआ है, ट्यूब डाली हुई है, रेगुलर सक्शन चल रहा है, तो वहाँ भी उसको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। इंट्रावेनस थेरेपी चल रहा है, तो इंट्रावेनस थेरेपी अगर लंबे समय तक बिना, मेसिव इंट्रावेनस थेरेपी, मेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इंट्रावेनस थेरेपी अगर उसको आईवी फ्लूइड अपन दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वाटर का इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग फ्लूइड बैलेंस बताया मैंने पर्टिकुलर ये नहीं बताया है कि कमी होना या ज़्यादा होना, मैंने यहाँ पे दोनों की बात की है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जो अपना एक पोर्शन था फ्लूइड वाला वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स देखिए कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम, सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और किस किस के बारे में अपने को पता होना चाहिए, कौन कौन से एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉडी के अंदर वैसे तो सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, लेकिन बहुत ट्रेस अमाउंट के अंदर होता है, इनको माइनर कैटेगरीज में रखा गया है, लेकिन इनकी एक थोड़ी सी कमी और ज़्यादा के अंदर ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि विटामिन और मिनरल्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, क्लोराइड, आयोडीन, फॉस्फेट और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं
जो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर एग्जाम पर्सपेक्टिव और आपको पढ़ना जो आपको पढ़ना है उनमें से हो गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 3 तो आपको बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनके बारे में पढ़ना है, कितना नॉर्मल वैल्यू होता है, बाकी के भी पढ़ने हैं, लेकिन 3 हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में पढ़ना है, इनकी क्या क्या अफेक्ट होते हैं, कितने तरीके से एबनॉर्मलिटी या फैक्टर्स हो सकते हैं इनके, कितना नॉर्मल लेवल होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं सोडियम। सोडियम अपनी बॉडी के अंदर एक प्रीडोमिनेंट आयन होता है। अच्छा, मैंने एक दिन आपको पूछा था या फिर मैंने बताया भी था, सेल के अंदर का कैटायन और सेल के बाहर कैटायन, मैंने 2 चीज़ आपको बताई थी। सेल के अंदर कौन सा कैटायन सबसे ज़्यादा होता है और सेल के बाहर कौन सा कैटायन सबसे ज़्यादा होता है। तो जो सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कैटायन होता है वो होता है पोटेशियम, और जो सेल के बाहर होता है वो होता है सोडियम। तो ये दोनों मेंटेन करने का काम करते हैं। तो इसके अंदर दिखाया गया है प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर है कैटायन, प्रीडोमिनेंट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, सेल्स से बाहर मिलेगा सोडियम। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, सोडियम। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये पेयर विद क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, पेयर विद क्लोराइड बाइकार्बोनेट का मतलब होता है ये फ्री फ्रॉम में बहुत कम होता है, ये पेयर बना के रखता है हमेशा सोडियम क्लोराइड का या सोडियम बाइकार्बोनेट का। और ये एक तरह से बेसिक नेचर के होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड बेस जो इम्बैलेंस होता है उसको ट्रीट करने का काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आयन इन वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आयन होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वहाँ क्या जाता है, वाटर जाता है। तो जहाँ जहाँ सोडियम की कमी वहाँ वहाँ क्या हो जाता है, वाटर की कमी आती है। इंपॉर्टेंट इन नर्व एंड मसल फंक्शन, मैंने आपको बताया एक दिन पहले कि जब भी ब्रेन को अगर कुछ चाहिए तो वो 3 चीज़ चाहिए उसको, ऑक्सीजन दो टाइम पे, ग्लूकोज दो, और थर्ड सोडियम। इसको अगर 3 चीज़ नहीं मिलती है तो ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। तो सोडियम इज़ वेरी असेंशियल आयन टू प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर द ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है रीएब्जॉर्प्शन इन द रीनल ट्यूब्यूल रेगुलेटेड बाय। अच्छा, जो सोडियम का रेगुलेशन है वो कौन कौन रेगुलेट करने का काम करते हैं। वैसे तो अपन ये किडनी के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी सुने, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक तरह का हार्मोन होता है, वो क्या करता है, सोडियम वाटर का रेगुलेशन करने का काम करता है। जब भी सोडियम की बॉडी के अंदर कमी होती है, एल्डोस्टेरोन PCT जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होता है वहाँ से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। वहाँ से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन क्यों बढ़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन वाटर एंड सोडियम का कहाँ से होता है, PCT से होता है। तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से हुआ, बढ़ाएगा एल्डोस्टेरोन, PCT से। ठीक है, नेक्स्ट रेनिन एंड एंजियोटेंसिन। ये मैंने पूरा सिस्टम आपको समझा दिया था रेनिन एंजियोटेंसिन का। ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल का भी काम करते हैं, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का भी काम करते हैं। नेक्स्ट है एट्रियल नाइट्रोपियूटिक पेप्टाइड, ये भी मैंने हर्ट से रिलीज मैंने बताया आपको, ये भी आप वहाँ से रिवाइज करें इसको। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम भी अपनी बॉडी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट आयन होता है जो कि बड़े मेजर जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे सबसे पहले हार्ट, नेक्स्ट किडनी और थर्ड ब्रेन, इन तीनों के फंक्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ साथ मसल फंक्शनिंग के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, आप सही कर लेना। रेगुलेट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसी के साथ साथ ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है उसको रेगुलेट करने के लिए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है उसके पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद में रेगुलेट्स फ्लूइड आयन बैलेंस इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड, सेल के अंदर। अच्छा, ये कौन सा है, इंट्रासेल्यूलर कैटायन होता है। सेल के अंदर ये क्या करता है, फ्लूइड और आयंस को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट रेगुलेशन इन किडनी थ्रू, किडनी के थ्रू ये कैसे रेगुलेट होगा, एल्डोस्टेरोन और इंसुलिन के थ्रू। एल्डोस्टेरोन का मतलब वही चीज़ हो गई, जब ये सोडियम को एल्डोस्टेरोन रिटेन करेगा तो पोटेशियम को क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। जब ये सोडियम को एक्सक्रीट करवाएगा, एल्डोस्टेरोन जब कम होगा तो पोटेशियम को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा।
तो समझ में आया, ये उसका जस्ट काउंटर होता है। एल्डोस्टेरोन जब सोडियम पे काम करता है तो वो ऑटोमेटिकली एक तरीके से इनडायरेक्टली पोटेशियम पे भी काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब सोडियम अंदर आएगा तो पोटेशियम ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके काउंटर में रेसिप्रोकल, उसको रिएक्शन बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पोटेशियम को एक्सक्रीट करेगा। तो इस तरीके से इंसुलिन भी क्या करता है, पोटेशियम का रेगुलेशन करने का काम करता है। जब भी बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल हाई होता है तो अपन इंसुलिन प्लस ग्लूकोज एक एंटीडोट होता है वो देते हैं, उससे पोटेशियम का लेवल मेंटेन होता है। ये चीज़ चलो मैं अभी समझा दूंगा आपको अगर ये चीज़ आगे आएगी तो। बाकी नेक्स्ट देखिए, क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट आयन होता है अपनी बॉडी के अंदर, मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन। अभी मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन कौन सा है, रिमेंबर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन पोटेशियम, और इंट्रा सेल्यूलर सोडियम। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन सोडियम और इंट्रा सेल्यूलर पोटेशियम, ठीक है। इसी के बाद में क्लोराइड की जब बात करें तो मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनाइन क्लोराइड होता है और फॉस्फेट इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है 10.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। टॉनिसिटी रेगुलेट करने का काम करता है, मसल की टॉनिसिटी रेगुलेट करने का काम करता है। रीएब्जॉर्ब इन द किडनी विद सोडियम के द्वारा ही ये रेगुलेट होता है। जैसे NaCl हमेशा साथ में सिनोनिम्स चलते हैं, NaCl के साथ जुड़ के, मैंने बताया सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट, ये जो मैकेनिज्म होती है उसके साथ ही क्या होता है, इसका रेगुलेशन होता है। ये चीज़ इससे आधी से ज़्यादा चीज़ किडनी के अंदर पहले से बताई जा चुकी है जब किडनी सिस्टम अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट है रेगुलेशन इन किडनी थ्रू रीअब्जॉर्प्शन विद सोडियम के साथ रीअब्जॉर्प्शन होके कैल्शियम का क्लोराइड या क्लोराइड का बैलेंस होता है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विद बाइकार्बोनेट। अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या होती है, जब क्लोराइड अंदर होता है तो बाइकार्बोनेट क्या होता है बाहर। कहने का मतलब एक दूसरे के काउंटर होना, कौन सी रिएक्शन कहलाती है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम एबनॉर्मेलिटीज़। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर सोडियम की एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती है। अगर सोडियम का लेवल हाई हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरनेट्रेमिया। हाइपर मीन्स ज़्यादा, नेट्रेमिया इज डिनोट्स टू सोडियम, ठीक है। ईमिया जो वहाँ पे वर्ड आ गया वो क्या है, ब्लड के अंदर। तो कहाँ पे, ब्लड के अंदर सोडियम का क्या हो गया, एक्सेस लेवल। 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा अगर लेवल हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया, ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय हाइपर ऑस्मोलरिटी। और ये क्या कर देता है ब्लड के अंदर, हाइपो ऑस्मोलरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है इटियोलॉजी। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हाइपरनेट्रेमिया करने का या कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक। जब भी सॉल्ट का इनटेक क्या होगा, एक्सेसिव होगा। जब सॉल्ट इनटेक एक्सेसिव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सोडियम का लेवल बॉडी के या बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा कर देगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव वाटर लॉस। अगर वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली, आपको मैंने बताया अभी, वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है। वाटर का लॉस अगर ज़्यादा हुआ तो उसी के कारण जो डाइल्यूशनल, जो पहले से वहाँ पे मौजूद था, सोडियम की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो उस वजह से हाइपरनेट्रेमिया कॉज होता है। नेक्स्ट है रिड्यूस सॉल्ट एक्सक्रीशन। अगर सॉल्ट का एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू कम हो रहा है, सॉल्ट इन द सेंस सोडियम का एक्सक्रीशन, मानो किडनी CRF कंडीशन में है, क्रोनिक रीनल फेलियर कंडीशन में है, तो वो सॉल्ट को क्या नहीं कर पाएगी, एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी। अगर वो सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही है, धीरे धीरे रिटेंशन होगा सॉल्ट का या सोडियम का, और बॉडी के अंदर क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन। फोर्थ है रिड्यूस वाटर इनटेक। अगर आप वाटर इनटेक रिड्यूस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर, फ्लूइड के अंदर या ब्लड के अंदर ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी और सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लूप डायरेटिक्स, इसको थोड़ा समझे। डायूरेटिक्स एक तरह की मेडिकेशन है, ये बहुत तरीके के होते हैं। लूप डायरेटिक, थायजाइड डायरेटिक, इसके अलावा ऑस्मोलरिटिक डायरेटिक, और भी बहुत सारे डायरेटिक होते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक सबसे पोटेंट डायरेटिक होते हैं, पोटेंट मीन्स शक्तिशाली, थायजाइड वगैरह होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लूप डायरेटिक्स
वाटर का एक्सक्रीशन ज़्यादा करवाते हैं बजाय सोडियम का। हमेशा सोडियम वाटर के साथ रहता है, लेकिन लूप डायरेटिक्स सोडियम को छोड़ के वाटर का एक्सक्रीशन किडनी की हेल्प से ज़्यादा करवाते हैं। अगर लंबे समय तक लूप डायरेटिक लिए जा रहे हैं किसी पेशेंट के द्वारा, तो उसके अंदर वाटर का एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, धीरे धीरे सोडियम का जो कंसंट्रेशन है, रिटेंशन है, वो बढ़ेगा और उसके अंदर हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोसेस, या कोई भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो सोडियम का लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? रिस्टोर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम विद आइसोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन का मतलब हो गया नॉर्मल सलाइन अगर अपन उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके अंदर सोडियम क्लोराइड ही सस्पेंशन या होता है या सॉल्यूशन होता है। वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किसकी, जो सोडियम ज़्यादा था उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है अगर बॉडी फ्लूइड नॉर्मल सलाइन के एनएस नॉर्मल सलाइन के अंदर सोडियम क्लोराइड का जो सस्पेंशन होता है वो न्यूट्रलाइज होता है, उसके अंदर सोडियम का इतना लेवल नहीं होता है बजाय फ्लूइड के। तो अपन जब उसको फ्लूइड थेरेपी देंगे तो फ्लूइड का जो लेवल है वो ज़्यादा होगा, धीरे धीरे जो सोडियम बॉडी के अंदर रिटेंशन हो रहा है वो धीरे धीरे क्या होगा, डाइल्यूट होगा और धीरे धीरे कम होगा। नेक्स्ट है आफ्टर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम करेक्शन बाय हाइपरनेट्रीमिया इज करेक्टेड यूजिंग फ्री वाटर। ये सेम एज वही कंडीशन है, फ्री वाटर से भी अपन क्या कर सकते हैं, जो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है सोडियम की उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपोनेट्रीमिया। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। सबसे पहले है सीरम सोडियम कंसंट्रेशन लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर सीरम सोडियम का लेवल है 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, हाइपोनेट्रीमिया। ये कौन कौन सी कंडीशन से होता है, रीनल लॉसेस कॉज बाय डायरेटिक। अगर ज़्यादा डायरेटिक ले लिया, एक्सेस डायरेटिक आपने ले लिया। अभी मैंने बात की थी लूप डायरेटिक की, अब वहाँ पर अपन लूप डायरेटिक की बात नहीं करेंगे। लूप डायरेटिक क्या कॉज कर रहा था, हाइपरनेट्रीमिया। क्यों कर रहा था, क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा था रेदर देन सोडियम। लेकिन जब यहाँ पे बात आई है रीनल लॉसेस कॉज बाय डायरेटिक एक्सेस, कौन सा डायरेटिक, ऑस्मोटिक डायरेटिक, सोल्ट वास्टिक ऑस्मोटिक डायरेटिक। कौन सा डायरेटिक, ऑस्मोटिक डायरेटिक अगर ज़्यादा ले रहा है पेशेंट लंबे समय से तो क्या होगा, सोडियम की कमी होगी। सोडियम इज एक्सक्रीट अलोंग विद द वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्ट वास्टिंग नेफ्रोपैथी। ये एक तरह की कंडीशंस होती है, एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर जो पीसीटी होता है उसमें रीएब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी पावर थी सोडियम को, वो पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वास्टिंग हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण जितना भी सोडियम है वो अनलेस क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है किडनी से। नेक्स्ट है एड्रिनल इनसफिशियंसी, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एक्सीडोसिस। नेक्स्ट है एड्रिनल इनसफिशिएंसी। एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला के जितने भी हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन वगैरह, ये इनकी क्या हो जाती है, इनसफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिसमें सोडियम का लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, पीसीटी की प्रॉब्लम होती है। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की वजह से होता है। और भी बहुत सारी कंडीशन होती है। यूरिन सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी देखें। सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म रिजल्ट इन ए यूरिन सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो यूरिन का सोडियम कंसंट्रेशन लेवल है वो 20 मिली इक्विवेलेंट से भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है हाइपोनेट्रीमिया के अंदर। वैसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो यूरिन का सोडियम कंसंट्रेशन था वो 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी कम होता है, लेकिन जब ज़्यादा एक्सक्रीशन हो रहा है उस कंडीशन के अंदर यूरिन के अंदर जो सोडियम का एक्सक्रीशन है वो कितना हो जाता है, या किससे ज़्यादा, 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी ज़्यादा हो जाता है।
इसके अलावा एक्सटर्नल कोज बाय वॉमिटिंग, डायरिया, अगर किसी पेशेंट को या पर्सन को जो रेगुलर बार बार मेसिव डायरिया या मेसिव वॉमिटिंग, स्वेट, बहुत सारा प्रेस्पिरेशन हो रहा है, इसके अंदर ये कंडीशन हो रही है, तो फ्लूइड के साथ साथ सोडियम की भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कोई पर्सन है जो बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, बार बार उसको डायरिया हो रहा है, तो उसमें फ्लूइड के साथ साथ सोडियम की भी कमी हो जाती है। और उसके जो नेक्स्ट है ईटियोलॉजी, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिनकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्सेसिव वाटर इनटेक। आप अगर ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो भी सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो कैसे होगा, वो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया की वजह से। जो वाटर का इनटेक है वो ज़्यादा हुआ, जो सोडियम की सॉल्ट कंसनट्रेशन है वो क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड रीनल वाटर एक्सक्रीशन, जो किडनी का वाटर एक्सक्रीशन था अगर वो भी कम है, इम्पेयर्ड हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में भी यह कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ रीनल डायलेटिंग कैपेसिटी, जो किडनी है उसकी डायलेटिंग कैपेसिटी अगर कम हो गई है तो उस कंडीशन के अंदर भी हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, आप हाइपोनेट्रीमिया में क्या ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले करेक्ट सीरम सोडियम बाई 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर हावर, एक आईवी थेरेपी अपन चला देंगे सोडियम लेवल की, सोडियम की, जैसे NaCl चला दिया, या फिर हाइपर ओस्मोलारिटी का जो सॉल्यूशन है वो चला दिया 3%। जैसे नेक्स्ट है 3% सलाइन इन सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, अगर ज़्यादा ही हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है तो 3% सलाइन, वैसे अपन नॉर्मल सलाइन लगाते हैं, लेकिन अब की बार 3% सलाइन का अपन उसको IV फ्लूइड दे देते हैं हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है गोल इज सीरम सोडियम 130। अपने को क्या करना है, सोडियम लेवल को अबाव 130 रखने का काम करना है। 130, वैसे तो 135 से कम को भी बोलते हैं, लेकिन 130 तक इसके इतने थर्ड या फिर सीवियर सिम्टम नहीं आते हैं। नेक्स्ट है हाइपोक्लोरेमिया, वही है क्लोरीन की कमी होना, क्लोराइड की कमी होना। क्या होता है हाइपोक्लोरेमिया, मोस्ट कॉमनली फ्रॉम गैस्ट्रिक लॉस, गैस्ट्रिक से लॉस होता है, ऑफन प्रेजेंट कंटेन एल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया, सोडियम रिटेन्ड एंड हाइड्रोजन वॉस्ट इन द किडनी। सोडियम, अच्छा, पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया किस किस वजह से कंडीशन से क्रिएट होता है, सोडियम रिटेन एंड हाइड्रोजन वॉस्टेड इन द किडनी। जब सोडियम रिटेन और हाइड्रोजन वॉस्ट हो रहा है किडनी से, एक्सेसिव से बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया। ट्रीटमेंट क्या है, क्लोरीन की, अगर क्लोराइड की कमी हो रही है तो वही रिसक्सिटेशन विद नॉर्मल सलाइन, मतलब नॉर्मल सलाइन ही आपको वापस से देना है, क्योंकि NS नॉर्मल सलाइन के अंदर सोडियम और क्लोराइड दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरक्लोरेमिया, इसमें ऑफन ज़्यादा हो रहा है, क्लोरीन का लेवल ज़्यादा है। इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, स्टॉप नॉर्मल सलाइन, अगर ज़्यादा आपने रिप्लेस कर दिया है, ये वैसे बहुत कम कंडीशन के अंदर होता है, ये उन्हीं कंडीशन में होता है जब क्लोराइड का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि अपन ने अगर मेसिव फ्लूइड थेरेपी दे दी है, क्रिस्टलोइड थेरेपी दे दी है, उस कंडीशन के अंदर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब है जो सीरम पोटेशियम लेवल है वो 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से क्या होना, कम होना, क्या कहलाता है, हाइपोकैलेमिया। कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया। मतलब पोटेशियम की कमी बॉडी के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस की वजह से डेवलप हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिक्रीज इनटेक ऑफ पोटेशियम। अगर पोटेशियम का इंटेक ही डिक्रीज है, पोटेशियम का इंटेक अगर डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली, पोटेशियम का इंटेक अगर डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पोटेशियम बॉडी के अंदर कम होगा, बॉडी फ्लूइड के अंदर कम होगा। इंक्रीज पोटेशियम लॉस, अगर पोटेशियम का लॉस ज़्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, पोटेशियम का लॉस ज़्यादा हुआ, बात दोनों सेम है। और ये एक पोटेशियम के लिए ही लागू नहीं है, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लागू हैं, भले सोडियम हो, पोटेशियम हो, क्लोराइड हो, कोई भी हो। अगर पोटेशियम बॉडी के अंदर इनटेक के अंदर कमी होगी तो उस इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी, या फिर उसी इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज़्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उस इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी। ये सोडियम वाटर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड सभी के लिए सेम है। डिक्रीज इनटेक ऑफ पोटेशियम, अगर आप पोटेशियम को कम इनटेक करेंगे तो ऑब्वियस बात है पोटेशियम का ब्लड में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज पोटेशियम लॉस,
अगर इसके अपोजिट आप नॉर्मल कंडीशन में पोटेशियम का इंटेक कर रहे हो, लेकिन अगर उसका लॉस बढ़ा, पोटेशियम का लॉस किडनी की हेल्प से, जीआईटी के अंदर या और किसी तरीके से अगर पोटेशियम लॉस हो रहा है बॉडी से, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हाइपोकैलेमिया की कंडीशन डेवलप होगी। इंक्रीज पोटेशियम लॉस में कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? क्रोनिक डायूरेटिक, आप अगर लंबे समय तक डायूरेटिक ले रहे हैं, डायूरेटिक मतलब जो यूरिन आउटपुट बढ़ा रहा है, तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे। तो अगर पोटेशियम लंबे समय तक या फिर डायूरेटिक लंबे समय तक ली जा रही है तो पोटेशियम की क्या होगी, कमी होगी। सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर लंबे समय तक सीवियर वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा है तो भी सोडियम और पोटेशियम दोनों की कमी देखने को मिलेगी। एसिड बेस इम्बैलेंस की वजह से, ट्रोमा एंड स्ट्रेस की वजह से भी क्या होगा, पोटेशियम की कमी या जो पोटेशियम होगा वो कम होगा। इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन जब बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा, एल्डोस्टेरोन सोडियम को रिटेन करेगा और पोटेशियम को क्या करवाएगा, एक्सक्रीट करवाने का काम करेगा। यहाँ नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन आईसीएफ एंड ईसीएफ। इसको समझने के लिए पहले आप ट्रॉमा समझिए। ट्रॉमा की वजह से क्यों होगा हाइपोकैलेमिया? इनिशियल स्टेज में जब भी आपको चोट लगती है, अभी मैंने आपको बताया इंट्रासेल्युलर जो कैटायन होता है वो होता है पोटेशियम, ठीक है। इंट्रासेल्युलर हो गया पोटेशियम, इंट्रासेल्युलर पोटेशियम, और जैसे ही आपको चोट लगती है जितनी भी सेल्स हैं वो ब्रस्ट होती हैं, उनमें से पोटेशियम निकल के आ जाता है ब्लड के अंदर। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर अगर चोट लगेगी, ट्रोमा लगेगी तो हाइपरकैलेमिया होना चाहिए, ना कि हाइपोकैलेमिया। लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी अलग है। हाइपरकैलेमिया बिल्कुल होगा, लेकिन वो होगा इनिशियल स्टेज में, एक्यूट स्टेज में। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है एक्यूट ट्रोमा या एक्यूट इंजरी, यहाँ लिखा हुआ है ट्रोमा। तो ट्रोमा का मतलब है लंबे समय तक अगर ट्रोमा चल रहा है, लंबे समय तक अगर ट्रोमा चला तो उस कंडीशन के अंदर जैसे किसी व्यक्ति को चोट लगती है, वहाँ उसकी सेल्स रप्चर होती है, रप्चर होकर जितना भी पोटेशियम है वो सेल्स से बाहर निकल के ब्लड स्ट्रीम में आता है। एक समय के लिए ब्लड स्ट्रीम में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसको रेगुलेशन करने के लिए बॉडी लगातार पोटेशियम को बाहर निकालने की कोशिश करती है। एक समय ऐसा आता है जब बॉडी के अंदर इंजरी की वजह से पोटेशियम निकल के ब्लड वेसल्स में आ गया, बॉडी ने ब्लड वेसल्स से निकाल के यूरिन के थ्रू बाहर फेंक दिया, और एक ऐसी कंडीशन आती है जब बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाती है। लंबे समय तक अगर ये प्रोसेस चलेगी, उस कंडीशन में पोटेशियम की कमी होती है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज ट्रॉमा एंड स्ट्रेस की वजह से हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन आईसीएफ एंड ईसीएफ, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी ट्रोमा के अंदर समझाई। रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन आईसीएफ एंड ईसीएफ, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की तरफ रीडिस्ट्रीब्यूशन से भी क्या होता है, हाइपोकैलेमिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाइपरकैलेमिया, नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया। अभी अपन ने पढ़ा हाइपोकैलेमिया जिसमें था 3.5 से क्या होना, कम होना मिलीकोलेंट पर लीटर से पोटेशियम का लेवल सीरम के अंदर। नेक्स्ट है सीरम पोटेशियम 5 जो लेवल है पोटेशियम का वो 5.5 मिलीक्वलेंट पर लीटर से भी ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड अपन पेशेंट को देते हैं। जैसे जिस पेशेंट को हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हुई तो अपन उसको उसके काउंटर में एक एंटीडोट लगाते हैं जो होता है 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड, जिस पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो रहा है। हाइपरकैलेमिया के लिए ही एंटीडोट क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया पोटेशियम एक पोटेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है जो हार्ट और ब्रेन फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। पोटेशियम का लेवल जैसे ही ऊपर नीचे होता है हार्ट की एक्टिविटी ख़राब हो जाती है, उसको मैनेज करने के लिए इमीडिएट इंटरवेंशन करने पड़ते हैं या मैनेजमेंट करना पड़ता है। जब भी हाइपरकैलेमिया की कंडीशन होती है तो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के लिए बोलता है 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट के लिए, ठीक है। उसके अलावा इंसुलिन 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं अपन 0.1 यूनिट, एंड IV ग्लूकोज
देने, ये भी अपन देते हैं किसको ट्रीट करने के लिए, जो एक्सेस पोटेशियम हो रहा है ब्लड के अंदर उसको। अब आपने सोचा कि सर इंसुलिन और ग्लूकोज क्यों दे रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक रेशनल है। जब पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है, अच्छा पोटेशियम फिर वही कहानी है, पोटेशियम इंट्रासेल्यूलर आयन होता है, ठीक है। इंसुलिन का काम बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज को ब्लड से उठाना और कहाँ तक पहुँचाना, सेल्स के पास पहुँचाना। वो यही काम, उसी काम का फ़ायदा उठाने के लिए अपन इसको, जो पोटेशियम का ज़्यादा लेवल हो रहा है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। कैसे, जब भी पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है ब्लड के अंदर, जैसे ही अपन इंसुलिन देते हैं प्लस ग्लूकोज दोनों मिला के देते हैं, तो इंसुलिन के साथ में पोटेशियम बाइंड हो जाता है। पोटेशियम जैसे इंसुलिन के साथ बाइंड होता है, पोटेशियम को इंसुलिन सेल्स के पास ले जाता है और सेल्स को क्या करवा देता है, री एंटर करवा देता है। इससे क्या होगा, ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल धीरे धीरे कम होगा, इंसुलिन उठा के सेल्स को जितना भी पोटेशियम है वो वापस लौटा देगा या फिर री एंटर करवा देगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आईवी ग्लूकोज। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आईवी ग्लूकोज क्यों देते हैं फिर, जब काम इंसुलिन से हो रहा है, पोटेशियम को इंसुलिन ब्लड से उठा के बाइंड करके सेल्स के अंदर छोड़ के आ रहा है, जब सीरम जो पोटेशियम लेवल जो ज़्यादा हो रहा है उसको ट्रीट करवा रहा है, तो अपन ग्लूकोज क्यों देते हैं, ग्लूकोज अपन इसलिए देते हैं ताकि जब इंसुलिन अपना वर्क कर रहा है पोटेशियम को उठा के डालने का, तो उसका वो प्राइमरीली फंक्शन नहीं होता है, वो प्राइमरी फंक्शन उसका होता है ग्लूकोज को उठा के डालना। तो वो पोटेशियम को बाद में उठाएगा, पहले वो ग्लूकोज को उठा के अपटेक करवाएगा। इस कंडीशन से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, कमी। अपन अननेसेसरी अगर पेशेंट को इंसुलिन दे रहे हैं तो ब्लड में क्या, इंसुलिन क्या करता है, हाइपोग्लाइसेमिक एक हार्मोन है, वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम करेगा। जैसे ही वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम करेगा, उसके साथ साथ में पोटेशियम भी ट्रीट हो रहा है, बट एक नई कंडीशन डेवलप हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी अगर अपन इंसुलिन को ज़्यादा लंबे समय तक दे दिया या इंसुलिन की डोज दे दी। उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए साथ में ग्लूकोज थेरेपी भी अपन चलाते हैं। ग्लूकोज थेरेपी अगर साथ चलाएंगे तो ग्लूकोज का लेवल भी मेंटेन रहेगा इंसुलिन के साथ साथ। इंसुलिन इसी ग्लूकोज को उठा के सेल्स को पहुंचाता रहेगा, उसके अलॉन्ग विद द पोटेशियम, एंड ट्रीट द हाइपरकैलेमिया। समझ में आया सभी को? एक बार मैं ग्रॉस फिर से समझा रहा हूँ। इंसुलिन इसलिए देते हैं ताकि वो सेल ब्लड स्ट्रीम में पड़ा एक्स्ट्रा पोटेशियम आयन उठाकर, वो नहीं उठाता है, बाकी बाइंड हो जाता है, पोटेशियम आयन बाइंड होके अलॉन्ग विद ग्लूकोज सेल्स तक पहुँचा दे। ग्लूकोज इसलिए देते हैं ताकि हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन से बचा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका ट्रीटमेंट है लेसिक्स। लेसिक्स एक तरह का डायूरेटिक होता है। लेसिक्स भी एक तरह का डायूरेटिक होता है। वो क्या करता है, पोटेशियम को के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। उस कंडीशन में हाइपरकैलेमिया जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, ट्रीट हो जाती है। ठीक है, इसमें आगे लिखा है इफ रीनल फंक्शन इज नॉर्मल। अगर रीनल फंक्शन जो है वो नॉर्मल है तभी हमें लेसिक्स देना है, अदरवाइज लेसिक्स नहीं देना है। सोच के देखें, अगर किडनी फेल्योर है, CRF है, क्रोनिक किडनी फेल्योर है, लंबे समय तक किडनी फेल्योर है, आपने उसे लेसिक्स दे दिया तो किडनी पे बर्डन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किडनी का बर्डन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब हमें किडनी पे बर्डन नहीं बढ़ाना है। अगर CRF का पेशेंट है, क्रोनिक रीनल फेल्योर का पेशेंट है, या फिर कोई भी किडनी डिजीज़ है, किडनी स्टोन है, तो उस कंडीशन में अपन लेसिक्स, किडनी स्टोन में लेसिक्स देते हैं। लेकिन अगर अदर प्रॉब्लम्स किडनी की जो है उसमें लेसिक्स अपन क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोकैलेमिया। 3.5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर से अगर कम है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें पोटेशियम लेवल कम हो जाता है बॉडी के अंदर। सेम कंडीशंस हैं, आपने पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर कम लिया इनटेक में। दूसरी चीज़ वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह हो गया। फिस्टुला एंड यूज़ ऑफ डायरेटिक, अगर ज़्यादा दिन तक डायरेटिक का यूज़ लेना, फिस्टुला बना हुआ है बॉडी के अंदर, उस कंडीशन के अंदर फिस्टुला मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ के बनाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ऐसी कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं जो हाइपोकैलेमिया कंडीशंस के अंदर अपन दे सकते हैं। तो अंडरलाइन जो कॉजेज़ है उनको करेक्शन करना। अंडरलाइन कॉजेज़ का मतलब हो गया अगर बॉडी में इनटेक कम है तो उसको बढ़ाना। पोटेशियम शुड बी गिवन ओरली, ओरली पोटेशियम को बढ़ाना। एंटेरल रूट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एंटेरल रूट का मतलब होता है पोटेशियम इज़, वन सेकेंड, हाँ नेक्स्ट है ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट वगैरह देना। ईसीजी मॉनिटरिंग करना रेगुलर। ईसीजी मॉनिटरिंग क्यों करना है, क्योंकि हार्ट को ये डायरेक्टली जाके हार्ट को अफेक्ट करता है। अगर ये हार्ट को डायरेक्टली जाके अफेक्ट करेगा तो हमें जब हम ईसीजी परफॉर्म करेंगे तो ईसीजी के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा। एक ईसीजी के अंदर वैसे 4 वेव बनती है, PQRST का बनता है, लेकिन उसके अलावा भी एक यू वेव जनरेट हो जाती है हाइपोकैलेमिया कंडीशन में। तो जैसे ही यू वेव जनरेट होगी ईसीजी के अंदर हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट में हाइपोकैलेमिया की कंडीशन चल रही है। इसलिए डायग्नोस्टिक के लिए अपन ईसीजी का भी असेसमेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम होम्योस्टेसिस। अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम का होम्योस्टेसिस कैसे ज़रूरी है। कैल्शियम भी एक मेजर इलेक्ट्रोलाइट होता है जो अपनी बॉडी के अंदर ज़रूरी होता है। कैल्शियम मेनली बॉडी के अंदर बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अराउंड 1.4 kg कैल्शियम अपनी बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द बोन। जैसे ही कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा, सोच के चलें ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हुआ तो बॉडी क्या बोलेगी, बोन से क्या करना है, कैल्शियम को खींचना है। तो खींचना मतलब रीएब्जॉर्प्शन मतलब वापस से एब्जॉर्प्शन कहाँ से करवाना है, बोन से। कहाँ, ब्लड के अंदर। जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है ऑटोमेटिकली या हार्मोन्स के थ्रू क्या करवा लिया जाता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल, कैल्सिटोनिन हार्मोन, हाइपोथायराइड हार्मोन वगैरह जो होते हैं उनके थ्रू बोन को रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट करवा दिया जाता है। नेक्स्ट है इट इंक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी। ये चीज़ मैंने आपको पहले समझा दी है। जब भी कैल्शियम की कमी होती है बॉडी में विटामिन डी एक्टिवेट्स होता है और वो जीआई ट्रैक्ट से कैल्शियम को क्या करवा देता है, उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा देता है और उसी के साथ साथ बोन्स का भी रीएब्जॉर्प्शन करवाना स्टार्ट करवाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम एबनॉर्मलिटी। ऐसी कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी है जो कैल्शियम से हो सकती है। हाइपर कैल्शियमिया, जिसमें कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, 5.3 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा अगर लेवल हो रहा है तो हाइपर कैल्शियमिया कंडीशन। कौन कौन सी ऐसी इटियोलॉजी या कॉजेस फैक्टर हैं जो हाइपर कैल्शियमिया करने का काम करते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम क्या हो जाता है, लेवल ज़्यादा हो जाता है। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो बोन रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है। नेक्स्ट है कैंसर। ये जो चीज़ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है या फिर जितनी भी एंडोक्राइन से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं आपको अभी इसलिए ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जब ये चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा एंडोक्राइन से रिलेटेड तो ये थोड़ा टॉपिक से हट के चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी अपन न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। बाकी फिर भी अगर आपके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है आप उसके पैरेलल आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर कंडीशंस के अंदर भी बढ़ जाता है। पेजेट्स डिजीज़ का मतलब होता है बोन्स का रीएब्जॉर्प्शन हो जाना। बोन से कैल्शियम रिलीज हो के ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है। इससे जो बोन्स की फ्रेजिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, बोन बैंड और टूटने लगती है। नेक्स्ट है फिनोक्रोमोसाइटोमा। ये एक तरह का ओमा वर्ड इज डिनोट टू कैंसर। ठीक है, तो ये एक तरह का कैंसर होता है फिनोक्रोमोसाइटोमा। एड्रिनल ग्लैंड की जो मेडुला सेल्स होती है, फिनोक्रोम सेल्स, उनका एक कैंसर हो जाता है। उस कंडीशंस की वजह से भी वहाँ पे कैटाकोलामाइंस वगैरह होते हैं, वो बढ़ने पे भी क्या हो जाता है, हाइपर कैल्शियमिया कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट है थायराइड डाययूरेटिक। ऐसे डाययूरेटिक जो कैल्शियम के एक्सक्रीशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं।
ट्रीटमेंट में वो इनिशियल थेरेपी फ्यूज़ेमाइड की थेरेपी टू इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, फ्यूज़ेमाइड की थेरेपी देंगे, कैल्शियम के एक्सक्रीशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा, फ्यूज़ेमाइड क्या है, एक तरह का डायूरेटिक है। नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक तरह का हार्मोन होता है टू रिड्यूस बोन रिजॉर्प्शन एंड हैज़ एन इमीडिएट इफेक्ट एंड लीस्ट एट लीस्ट 448 आवर प्रोलोंगेशन कैन बी डन बाय यूजिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कैल्सिटोनिन भी अपन इसके ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, जो ब्लड से कैल्शियम के लेवल को उठा के बोन्स तक शिफ्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में होगा आयनाइज्ड कैल्शियम जो लेवल है वो 4.4 मिलीग्राम पर डीएल से अगर कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है, उसी के अपोजिट हो सकती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड की अगर सर्जरी हुई है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये रेगुलेशन करने का काम करती हैं दोनों ग्लैंड। सीवियर पैनक्रेटाइटिस, ये एक तरह का हाइपोथेसिस तो नहीं कह सकते, एक तरह की थ्योरी है जिसके अंदर जिन जिन पेशेंटों पे थ्योरी की गई या फिर स्टडी की गई, जो जो पेशेंट पैनक्रेटाइटिस के, ये सीवियर या क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट थे, उनके अंदर ये देखा गया है, उनके अंदर हाइपोकैल्सीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है। ये अभी एग्जैक्ट इसका कोई कॉज नहीं है, बट ये कहा जाता है जिन पेशेंटों में पेनक्रियास की प्रॉब्लम या पेनक्रियास से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनके अंदर कैल्शियम की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी ये काउंटर चलती है, जैसे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हुई ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कैल्शियम एक्सेस हो जाता है या फिर कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया है तो भी क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। ये कैसे होगा, इसको ध्यान से सुने। अगर किसी पेशेंट में आप ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ज़्यादा यूनिट आपने ब्लड चढ़ा दी, तो कैल्शियम की कमी कैसे होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी कि जब ब्लड बैंक में या ब्लड जब प्रिजर्व किया जाता है उस समय उसे क्लोटिंग से बचाने के लिए उसमें एक एलिमेंट मिलाया जाता है, उसका नाम होता है सिट्रेट। वो एलिमेंट ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। बॉडी में जब ब्लड होता है उसको क्लॉट होने से प्रिवेंट अपनी बॉडी करती है बाय द हेल्प ऑफ हिपेरिन। लेकिन जब ब्लड बैंक्स के अंदर है तो ब्लड बैंक के अंदर उसके अंदर एक कंटेंट मिलाया जाता है, उसका नाम है सिट्रेट। ये सिट्रेट जब ब्लड थेरेपी दी जाती है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जाता है, लेकिन नॉर्मल 1-2 यूनिट से कुछ नहीं होता। लगातार अगर 3-4 यूनिट अपन ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया है, उस कंडीशन में सिट्रेट की एक प्रॉपर्टी होती है, वो कैल्शियम को बाइंड करता है। जैसे ही वो अपनी बॉडी के अंदर गया वो कैल्शियम को बाइंड कर लेगा, अपनी बॉडी के जितना भी कैल्शियम है उसको बाइंड करके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करवाता है सिट्रेट अपने साथ। जैसे ही मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा सिट्रेट का लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम को बाइंड करेगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकल आ देगा। तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है। इसीलिए जब भी मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके साथ साथ कैल्शियम ग्लूकोनेट का एक इंजेक्शन लगाया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट, वही एसिम्टोमेटिक कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह देंगे अगर कमी है तो। आईवी फ्लूइड वगैरह इनिशियली 100 mg का देंगे, ये सब चीज़ें देख लेना। फॉस्फेट होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट है फॉस्फेट का नॉर्मल लेवल 800 से 1200 होता है, मेनली ये जेजोनम के द्वारा होता है। किडनी पे भी एक्ट करता है, प्रिंसिपल रेगुलेटर होता है। नॉर्मल जो लेवल होता है वो 2.5 to 4.5 मिलीग्राम पर डीएल होता है। फॉस्फेट एबनॉर्मलिटीज़ में हाइपरफॉस्फेटीमिया, जिसका लेवल अगर 4 मिलीग्राम पर डीएल से कम हो गया। ईटियोलॉजी में वही सभी ईटियोलॉजी, रीनल इनसफिशिएंसी होना, थायरोटॉक्सिक होना, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जितनी ग्लैंड वगैरह है ये उनकी प्रॉब्लम होना। ट्रीटमेंट में वही अंडरलाइन ट्रीटमेंट अगर अपन देते हैं फॉस्फेट के लिए, और फॉस्फेट बाइंडिंग एंटासिड वगैरह इफेक्टिव जो भी है फॉस्फेट बाइंडिंग जो फॉस्फेट को पकड़ के बाहर निकालती है, वो चीज़ें अपन देते हैं। ये देखें क्रोनिक फॉस्फेट बाइंडिंग एंटासिड आर इफेक्टिव। अगर फॉस्फेट की ज़्यादा हो रही है, जो भी अपन डाइट के अंदर फॉस्फेट ले रहे हैं उनको एब्जॉर्ब होने से बचाने के लिए एक एंटासिड दी जाती है पेशेंट को। उस एंटासिड वो जो फॉस्फेट होता है उसको गट के अंदर एब्जॉर्ब होने से पहले ही बाइंड करके स्टूल के थ्रू बाहर निकलवा देती है। ठीक है, एक्यूट एंड स्टेज रीनल डिजीज डायलिसिस रिक्वायर्ड। अगर एंड स्टेज है
रीनल डिजीज़ की, तो इसको जो हाइपरफॉस्फेटीमिया हो रहा है इसको ट्रीट करने के लिए फिर डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा पेशेंट का। ये एक ट्रीटमेंट है। एसिड बेस बैलेंस है, ये आपका पहले हो चुका है। तो ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। इसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो रिलेटेड थी एंडोक्राइन सिस्टम से, वो मैंने पूरे सही तरीके से फुल्ली डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, फिर भी मैंने एक ग्रोस उसका बता दिया है, क्योंकि वो चीज़ें आपके एनाटमी सेक्शन के अंदर आएंगी। और अभी अपन न्यूट्रिशन सेक्शन की एक यूनिट और कंप्लीट हो चुकी है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट अपन विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में शायद फूड एडल्ट्रेटिव्स वगैरह वो हैं, तो उसके बारे में प्रिजर्वेटिव वगैरह उनके बारे में अपन देखेंगे। वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर लेक्चर के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ना लिख के डायरेक्ट पर्सनल मैसेज में लिख सकते हैं, मैं वहाँ आपको रिप्लाई नहीं दे सकता। इसके अलावा और कोई क्वेरी हो पढ़ाई से रिलेटेड, समझ में ना आए उससे रिलेटेड, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।